हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों, सबसे पहले गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं। कल आपको मियोसिस के न्यूमेरिकल सॉल्व कराए गए थे और हम 3 चैप्टर क्वालिटी के साथ कर चुके हैं, जिसमें हमने खूब सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया है। तो अब मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आपको लिविंग वर्ल्ड, सेल साइकिल और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तीनों चैप्टर पर फुल कॉन्फिडेंस आ गया है। न्यूमेरिकल में कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम रही होगी, लेकिन उनकी जो दर्द और पीड़ा है वो मैंने कल दूर कर दी है। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो एक बार सभी लोग फास्ट यस सर लिख दीजिए। क्या आपका तीनों चैप्टर पे कमांड आ गई है? क्या मैं तीनों चैप्टर के साथ जस्टिस कर पाया? तो एक बार आप हमारे सम्मान में रफ्तार में एक बार यस सर आना चाहिए, ताकि हमें भी लगे कि हाँ, हम तीनों चैप्टर के साथ जस्टिस कर पाए। चलिए, अच्छे से जस्टिस कर पाए। आपका यस सर ये बता पा रहा है कि बहुत अच्छे से जस्टिस हुआ है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। तो बच्चों, लिविंग वर्ल्ड के अंदर आपका एक टॉपिक है व्हाट इज लिविंग। ठीक, जो आपका एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट नीट के सिलेबस में मेंशन है व्हाट इज लिविंग। बस इतना मेंशन है व्हाट इज लिविंग। अब उसमें ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, रिप्रोडक्शन ये सब नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ व्हाट इज लिविंग लिखा हुआ है। तो मैं आपका ये पोर्शन कराऊंगा, फुल डिटेल में ही कराऊंगा, बहुत डिटेल में नहीं कराऊंगा लेकिन कराऊंगा। जब आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपका वो पोर्शन कंप्लीट कराऊंगा। तो जैसे जैसे मैं आपको लेके चलूंगा, आप वैसे वैसे चलिएगा और विश्वास रखिएगा, हर चीज का एक समय होता है। जब मैं सेल साइकिल के न्यूमेरिकल दोबारा करा सकता हूं लिविंग वर्ल्ड को कंप्लीट करने में, तो फिर तो लिविंग वर्ल्ड का एक छोटा सा टॉपिक है, उसको मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद ले लूंगा। आपके टेस्ट में अभी जो क्वेश्चंस आएंगे पीडब्ल्यू में, वो व्हाट इज लिविंग से नहीं आएंगे, वो आएंगे आपकी जो न्यू एनसीईआरटी है उसके टॉपिक के ऊपर बेस। ठीक। दूसरी चीज बच्चों, 2 डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन पेंडिंग है लिविंग वर्ल्ड की। ठीक है, वो डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन आपको कल प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक, लिविंग वर्ल्ड का रिवीजन लेक्चर जो पेंडिंग है वो भी मैं आपको कल प्रोवाइड कराऊंगा। कल मेरा गला थोड़ा सा बैठ गया था। ठीक, लिविंग वर्ल्ड व्हाट इज लिविंग टॉपिक ये मैं आपको कराऊंगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद। आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एनसीईआरटी घर में नहीं पढ़ना है, करो, प्रॉमिस करो। आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और आपको एनसीईआरटी इसकी नहीं पढ़नी है। मैं इसकी एनसीईआरटी कल खुद पढ़ाऊंगा। पहले मैं खुद पढ़ाऊंगा तब आप पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत आसान है, थ्योरेटिकल है, याद करने वाला ज्यादा है। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, लेकिन इसका जो पहला टॉपिक है, इसकी जो एनसीईआरटी है वो हौच पौच करके लिखी हुई है। ठीक है, तो आप एक लेक्चर का वेट करिएगा, आप कल तक का वेट करिएगा। ठीक है, मैं आपको कराऊंगा तब आप करेंगे, मेरे बिना आप नहीं करेंगे। ठीक, मेरा पूरा तैयार है, आप देख लीजिए, मेरा तो एनसीईआरटी बूस्टर सब तैयार है, लेकिन पहले मुझे कराने देना। ठीक है, उसके बाद आप करेंगे। चलिए तो भाई, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं लेके प्रभु का नाम। ठीक है, तो 3 चैप्टर हमने क्वालिटी के साथ पढ़ लिए हैं, आगे हमें एक क्वालिटी मेंटेन करनी है। एक फाइनल यस सर लिख दीजिए, चैप्टर को शुरुआत करने के लिए एक फाइनल यस सर लिख दीजिए। इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, भर भर के पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि ये पहला यस सर है फाइनल वाला, चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए भर भर के पार्टिसिपेट करिए, और दोस्तों को भी लेकर आइए, उनको भी पार्टिसिपेशन कराइए। ठीक, भर भर के इसमें पार्टिसिपेट करिए। जल्दी से आप सब लोग यस सर लिख दीजिए। चलिए, सो इनफ ऑफ टॉक, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये तुम्हारा मास्टर है। ठीक, लेक्चर नंबर 1 है, टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन। तो आप सबसे पहले जो टॉपिक डालेंगे वो डालेंगे, हेडिंग डालेंगे
क्लासिफिकेशन, ये आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन, और उसके नीचे एक खूबसूरत सी आप एक लाइन खींचेंगे। बच्चों, मैंने आपको लिविंग वर्ल्ड में एक आइडिया दिया था कि जो शुरू के जो क्लासिफिकेशन रहे थे, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब भी आप स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन करते थे तो आप यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म के बेस पे करते थे, क्योंकि उस टाइम लोगों की जो नीड्स थी वो रोटी कपड़ा मकान थी। लोगों को फूड चाहिए था, लोगों को शेल्टर चाहिए था, लोगों को क्लॉथ्स चाहिए थे। तो हर प्लांट से जब भी कोई इंसान उसका क्लासिफिकेशन करता था तो यही सोचता था, क्या यार इस प्लांट से मेडिसिन मिल सकती है, क्या इस प्लांट से रबड़ मिल सकती है, क्या इस प्लांट से ऑयल मिल सकता है, क्या इस प्लांट से फूड मिल सकता है। इसका मतलब जो स्टार्टिंग के क्लासिफिकेशन रहे, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो स्टार्टिंग के क्लासिफिकेशन रहे, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, आपके जो स्टार्टिंग के क्लासिफिकेशन थे वो आपके बेस थे, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब वहां कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं थी, क्योंकि वहां पर जो आपकी नीड थी, ठीक है, वहां पर जो आपकी नीड थी, जो ह्यूमन की जो नीड थी वो थी आपका फूड मिल जाए, आपका शेल्टर मिल जाए, आपके क्लोथ्स, रोटी कपड़ा मकान, यही आपकी नीड्स थी, ठीक। लेकिन समय बदल रहा था, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, बहुत तेजी से बदलता है, ठीक। समय बदल रहा था और एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एरिस्टोटल। तो एक साहब आए जिनका नाम था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, एरिस्टोटल ने क्या किया। एरिस्टोटल ने सबसे पहले फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिया। एरिस्टोटल ने आपका फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिया विथ साइंटिफिक अप्रोच, मतलब इनके क्लासिफिकेशन में एक साइंटिफिक अप्रोच थी, इनके क्लासिफिकेशन में आपका एक साइंटिफिक अप्रोच था। मैं आपको यह भी बता देता हूं कि इस चैप्टर के अंदर आप क्या क्या पढ़ेंगे। आप क्लासिफिकेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे, फिर आप मोनेरा पढ़ेंगे, मोनेरा मतलब आप बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, आप आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, आप माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, आप प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे जिसमें आप डाइनोफ्लैजेलेट पढ़ेंगे, डाई एटम पढ़ेंगे, युगलिना पढ़ेंगे, ठीक, आप स्लाइम मोल्ड पढ़ेंगे, आप प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे, आप फंगस के बारे में पढ़ेंगे, आप लाइकन के बारे में पढ़ेंगे, आप वायरस के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी की सारी चीज इस चैप्टर के अंदर पढ़ाई जाएगी तरीके से। फर्स्ट क्लासिफिकेशन अगर कोई आपसे पूछे, जो साइंटिफिक माइंड, एक साइंटिफिक अप्रोच के बेसिस पर दिया गया, मतलब आपका ये क्लासिफिकेशन साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच का मतलब है कि आप किसी को अगर ये क्लासिफिकेशन समझाएंगे तो आपके पास कोई वैलिड रीजन होगा, उसके पीछे कोई ना कोई साइंस होगी, हवा में नहीं होगा कि खाना मिलता था तो इसको इसमें डाल दिया। साइंटिफिक अप्रोच से फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिया था एरिस्टोटल ने। अब इन्होंने क्या किया, जितने भी इन्होंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, इन्होंने क्या किया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्होंने
दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को इन्होंने बोला आपका प्लांट्स और एक को इन्होंने बोला एनिमल। अभी मैं यहां कुछ लिखूंगा, प्लांट्स और एनिमल। ठीक, इन प्लांट्स को भी तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। इन प्लांट्स को भी तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से थे? एक था आपका हर्ब, दूसरा था आपका श्रब और तीसरा था आपका ट्री। तो बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो थे आपके, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला प्लांट और दूसरा एनिमल, जिसमें प्लांट को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। एक था आपका हर्ब, एक था आपका श्रब और एक था आपका ट्री। बच्चों, हर्ब, श्रब और ट्री, हर्ब्स छोटे होते हैं, श्रब हर्ब से बड़े होते हैं और ट्री काफी बड़ा होता है। तो हर्ब्स छोटे प्लांट होते हैं, श्रब्स हर्ब से बड़े होते हैं और ट्री काफी बड़े होते हैं। तो आप हर्ब, श्रब्स और ट्री को हाइट के बेसिस पर देखकर बता सकते हैं। दूसरी चीज, जो हर्ब होते हैं जैसे कि वीट हो गया, मेज हो गया, राइस हो गया, रेडिश हो गया, कैरेट हो गया, इनकी जो स्टेम होती है वो काफी सॉफ्ट होती है। तो हर्ब जो होते हैं, इनकी जो स्टेम होती है, हर्ब जो होते हैं, इनकी जो स्टेम होती है वो काफी सॉफ्ट होती है और ग्रीन होती है। सॉफ्ट होती है और ग्रीन होती है और इनकी स्टेम में ब्रांचिंग कम होती है। इनकी स्टेम के अंदर आपकी जो ब्रांचिंग होती है वो कम होती है। तो हर्ब्स जो होते हैं वो आपके स्मॉल प्लांट्स होते हैं। हर्ब्स जो होते हैं वो आपके स्मॉल होते हैं। श्रब्स हर्ब से बड़े होते हैं। इसका मतलब श्रब्स जो हो गए वो इंटरमीडिएट हो गए, किसके बीच के? हर्ब्स एंड ट्री। और ट्री जो होते हैं वो आपके लार्ज होते हैं, जैसे कि आपने एक पेड़ देखा होगा। तो जो हर्ब्स होते हैं उसमें आपका, जैसे एग्जाम्पल मैंने बोल दिया, वीट बोल दिया, मेज बोल दिया, आपका राइस बोल दिया, आपका टोमेटो बोल दिया, आपका रेडिश बोल दिया, आपका कैरेट बोल दिया। श्रब्स हर्ब से बड़े होते हैं, ठीक है, और इनकी जो स्टेम होती है थोड़ी ब्राउन होती है, वुडी होती है। इनकी स्टेम आपकी वुडी होती है, ब्राउन होती है। ठीक, तो जैसे मैंने बोल दिया लेमन बोल दिया, मैंने आपका तुलसी बोल दिया, मैंने आपका रोज बोल दिया, तो इनके अंदर ब्रांचिंग ज्यादा है, इनके अंदर ब्रांचिंग कम है। ठीक, तो जैसे मैंने आपका यहां पर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया, लेमन बोल दिया आपका, या मैंने आपका तुलसी बोल दिया या रोज बोल दिया, तो ये लोग कंपैरेटिवली इससे बड़े होते हैं। इनकी स्टेम ब्राउन है, थोड़ी वुडी होती है और थोड़ी ब्रांचिंग ज्यादा होती है। और ट्री आप समझते हो। तो बच्चों, आप हर्ब, श्रब्स और ट्री को देखकर बता पा रहे हो कि सर ये हर्ब है, इसकी स्टेम ग्रीन है, इसकी हाइट छोटी है, सर ये श्रब है, ये हर्ब से बड़ा है, सर इसकी स्टेम थोड़ी ब्राउन है, ये थोड़ा वुडी है, इसमें ब्रांचेस थोड़ी ज्यादा हैं, सर ये पेड़ है, देख के बता पा रहे हो। तो जब आप किसी चीज को देखकर बता पा रहे हो तो ऐसे कैरेक्टर को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव या मॉर्फोलॉजिकल। लिख के बताओ, रिप्रोडक्टिव या फिर मॉर्फोलॉजिकल। लिख के बताओ, लिख के बताओ, रिप्रोडक्टिव या फिर मॉर्फोलॉजिकल।
रिप्रोडक्टिव या फिर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर? लिख के बताइए, लिख के बताइए, लिख के बताइए, लिख के बताइए। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्राइटेरिया क्या था, अगर कोई आपसे पूछे एरिस्टोटल का क्राइटेरिया क्या था, शाबाश, यही रफ्तार और यही रिस्पॉन्स और यही जुनून चैट बॉक्स में नजर आना चाहिए, यही चीज नजर आनी चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। और जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खत्म होगा तब तक सेल साइकिल थोड़ा पुराना हो चुका होगा, तो वो जो 50 क्वेश्चन हमने सेल साइकिल के बचाए हैं उसका डिस्कशन भी मैं क्लास में करूंगा, आप बस विश्वास रखिएगा। ठीक है, तो क्राइटेरिया अगर कोई पूछता है कि साहब क्राइटेरिया क्या था, तो आप बोलेंगे क्राइटेरिया जो था वो था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। या आप कहीं भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यहीं लिखें, आप कहीं भी लिख सकते हैं। तो हब शब्द ट्री समझ में आ गया। एनिमल जो थे उनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एनिमल को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक था आपका अनेमा और दूसरा सिनेमा नहीं, दूसरा था आपका इनेमा। तो एक था आपका अनेमा और दूसरा था आपका इनेमा। तो एनिमल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जिनका ब्लड लाल था उनको इनेमा में रखा गया, ठीक है, और जिनका ब्लड लाल नहीं है, मतलब यहां पर इनेमा में आरबीसी प्रेजेंट है और यहां पर आरबीसी एब्सेंट है। यहां आपकी रेड ब्लड सेल, ब्लड जिनका रेड था उनको इनेमा में डाला, जिनका रेड नहीं था उनको एनेमा में डाला। तो बच्चों, पहला क्लासिफिकेशन जिसमें हवा में बातें नहीं की गई, साइंटिफिक अप्रोच था, वो एरिस्टोटल का था। लिविंग ऑर्गेनिज्म को मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे, यहां भी आप ब्लड का रंग देख के बता सकते हो लाल है या नहीं है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। प्लांट्स को हर्ब, श्रब्स एंड ट्री में डिवाइड किया गया, एनिमल को अनेमा और इनेमा में याद किया गया। बच्चों, ये थी आपकी पहली स्लाइड। अगर आपको समझ में आया तो एक बार हमारा सम्मान बढ़ा दीजिए, वो भी तो जरूरी है। अरे वो भी तो जरूरी है, पत्थर थोड़ी ना मारोगे मेरे सिर पे, जल्दी से सम्मान बढ़ा दीजिए अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है। जितना, जब तक मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ूंगा तब तक तुम भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे, जितना मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा उतना ही तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे। बहुत बढ़िया, शाबाश। सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, पुरानी बातें हो रही हैं, देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए। इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक, लेकिन वो कोई भी ऐसा क्राइटेरिया यूज नहीं कर रहे थे जो साइंटिफिक हो, बट उनका जो आधार था, बोर्न आउट नीड टू यूज ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म के यूज के बेसिस पर चीजों को क्लासिफाई कर रहे थे अपने फायदे के लिए, क्योंकि हमारी जरूरत थी फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। लेकिन एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर scientific basis for classification. He used simple morphological character to classify plants into tree, shrubs and herbs. Tree, herbs and shrubs. He also divided animal into two groups, those which had RBC, those didn't. तो जिनके पास नहीं थी उनको बोला हमने इनेमा, उनको हमने आपका बोला इनेमा, और जिनमें थी उनको हमने आपका बोला इनेमा। ठीक, तो एक आपका था अनेमा और एक था आपका इनेमा। ये ई हटा देना, ठीक है, ANAIMA।
चलो बताओ, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो, आ जाओ। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो मुझे तो ये चीज आपकी ठीक लगती है। क्या वो साइंटिफिक थे? नहीं सर, वो साइंटिफिक नहीं थे। क्राइटेरिया में मतलब फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, ये आपका सही है। ऑल आर करेक्ट हो नहीं सकता, इसका मतलब एक्सेप्ट बी ऑल आर करेक्ट। तो जो फाइनल आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन ई। ऑप्शन ई, बहुत बढ़िया। एरिस्टोटल फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, मुझे तो ठीक लग रहा है। क्राइटेरिया इज नॉट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। सर क्राइटेरिया तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ही था। क्लासिफाई प्लांट्स इनटू हर्ब्स, ग्रासेस एंड ट्री। सर ग्रास नहीं था, ग्रास की जगह आप लिख दीजिए श्रब। ठीक। इनेमा ब्लड इज नॉट रेड। सर इनेमा के अंदर ब्लड रेड था और इनेमा के अंदर ब्लड इज नॉट रेड। तो जब बी सी डी गलत हो तो आंसर वो जाता है जो बच्चे चैट में लिख रहे हैं। आंसर फाइनल गया आपका ए। तो जितना मैंने एनसीईआरटी पढ़ दिया बस उतना ही आप पढ़ेंगे घर जाके, ठीक है, और आप नहीं पढ़ेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद आपने सबसे पहले क्या पढ़ा? एरिस्टोटल के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब आप पढ़ेंगे लीनियस साहब के बारे में, ठीक है। एरिस्टोटल पढ़ लिया, अब आप ऊपर बड़ी सी हेडिंग डाल दीजिए लीनियस साहब। लीनियस, लीनियस साहब। लीनियस ने क्या किया था? लीनियस ने क्या किया था? लीनियस साहब ने दिया था, लीनियस साहब ने आपका दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। पहले मैं इतने में लिखूंगा, इतना भरूंगा, उसके बाद मैं ये भरूंगा, ठीक है। पहले मैं इतना भरूंगा, उसके बाद मैं इतना भरूंगा। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। कौन कौन से 2 किंगडम दिए थे सर इन्होंने? इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। किस बेसिस पे दिया था? अगर मैं क्राइटेरिया पूछूं तो क्राइटेरिया था, मेन क्राइटेरिया जो था, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। मैं बीच में लाइन भी खींच देता हूं जिससे कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है। तो मैं पहले यहां लिखूंगा, फिर मैं यहां लिखूंगा। तो लीनियस साहब ने दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो मेन क्राइटेरिया था वो था प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। सर कौन कौन से 2 किंगडम दिए गए थे? नेशन वॉन्ट्स टू नो। बच्चों एक दिया था प्लांटे, ठीक, प्रामटे नहीं प्लांटे। और जो दूसरा दिया था वो दिया था एनिमेलिया, ठीक। इन्होंने प्लांट और एनिमल बोला था, इन्होंने प्लांटे और एनिमेलिया बोला था। तो पहला किंगडम इन्होंने दिया प्लांटे और दूसरा दिया एनिमेलिया। प्लांटे के अंदर इन्होंने प्लांट्स को रखा और एनिमेलिया के अंदर इन्होंने एनिमल्स को रखा। प्लांटे के अंदर प्लांट्स, एनिमेलिया के अंदर एनिमल्स। क्राइटेरिया था प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। प्लांटे में उन लोगों को रखा, प्लांटे में उन लोगों को रखा जिनके अंदर आपकी सेल वॉल प्रेजेंट थी, और एनिमेलिया में उन लोगों को रखा जिनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट थी। दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें चेक किया गया
जिन जिन के अंदर सेल वॉल है उनको उठा के रख दिया गया प्लांटे किंगडम में, और जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल नहीं है उनको उठा के रख दिया एनिमेलिया किंगडम में। तेरे पास है? यस, तुझे प्लांटे में रखेंगे। तेरे पास नहीं है? नो, तुझे एनिमेलिया में रख देंगे। क्या नहीं है? सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल। जिन ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल है उनको प्लांटे में रखो, जिनमें सेल वॉल नहीं है उनको एनिमेलिया में रखो। तो प्लांटे में कौन कौन रखा गया, ध्यान से देखिएगा। प्लांटे के अंदर आपके रखे गए एल्गी, और कौन आया? आपके आए ब्रायोफाइट। बच्चों ये प्लांट है, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, इन सब के बारे में डिटेल पढ़ाया जाएगा प्लांट किंगडम के अंदर। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे के सारे क्या हैं? अगर कोई तुमसे पूछे कि ये सारे के सारे क्या हैं तो तुम बोलोगे कि ये सारे के सारे प्लांट्स हैं। ये सारे के सारे प्लांट्स हैं, इन सब में सेल वॉल है, इनको प्लांटे के अंदर रखा गया। और इसके अलावा बैक्टीरिया को भी प्लांटे में रखा, क्योंकि बैक्टीरिया में भी सेल वॉल है। इसके अलावा फंगस को भी प्लांटे में रखा, क्योंकि इसमें सेल वॉल है। पूरे प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगस, सब में सेल वॉल है, इसलिए ये सब प्लांटे के अंदर आ गए। ठीक। और एनिमेलिया में आपके वर्टिब्रेट्स आए, वर्टिब्रेट्स जिसमें रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, ये सब। और आपके क्या आए? आपके इनवर्टिब्रेट्स आए, जिसमें आप ये फाइलम वगैरह पढ़ेंगे, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये सब के सब इनवर्टिब्रेट्स आए। और कौन आया? और आपका आया प्रोटोजोवा। प्रोटोजोवा, प्रोटोजोवा के अंदर मैंने आपका एग्जाम्पल लिख दिया अमीबा, और दूसरा मैंने आपका लिख दिया पैरामीशियम। जिनके पास है वो सब प्लांटे में आए, जिनके पास नहीं है सेल वॉल वो सब आपके एनिमेलिया के अंदर आए। प्लांटे में ये आए, एनिमेलिया में ये आए। यहां तक की बात समझ में आई तो आप हमारे सम्मान में यस लिखिए। यहां तक की बात अगर आपको समझ में आई है तो आप हमारे सम्मान में एक बार यस लिख दीजिए। फटाफट यस लिख दीजिए, फटाफट। पूरा का पूरा ध्यान यहां दो। मैं चैट वैट नहीं पढ़ता हूं, मेरे को कोई मतलब नहीं होता। मैं सब चैट तभी पढ़ता हूं जब मैं किसी क्वेश्चन का जवाब मांगता हूं, ठीक है? तो पूरा ध्यान यहीं पर दो। समझ में आया? पूरा, नहीं तो भस्म हो जाओगे तुम लोग। नीट में सिलेक्शन कैसे होगा, समझ रहे हो? स्कूल में ही फेल हो जाओगे। यहां ध्यान दो वरना फेल हो जाओगे स्कूल में, बता रहा हूं। चैट मत करो अननेसेसरी, भस्म हो जाओगे। यहां देखिए, ठीक है? यहां, अरे दीवाने क्या चैट चैट करता रहता है रे, यहां पर आजा, ठीक है? चलिए, ये आपको समझ में आ गया है। लेकिन इस क्लासिफिकेशन के बहुत सारे ड्रॉबैक थे। इस क्लासिफिकेशन के काफी सारे ड्रॉबैक थे, ठीक है? बहुत सारी गलतियां थी। बोला क्या क्या गलतियां थी? उन गलतियों को समझने के लिए पहले मैं यहां एक टेबल बनाता हूं। पहले मैं यहां पर आपका एक टेबल बनाऊंगा उन गलतियों को समझने के लिए।
उन गलतियों को समझने के लिए आप एक टेबल बनाना। यहां पर आप लिखिए एल्गी ब्रायो टेरिडो जिम्नो एंजियो बैक्टीरिया फंगस। इसी सीक्वेंस को यहां पर एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, एज इट इज यहां पर लिख दीजिए। ठीक, एज इट इज यहां पर लिख दीजिए। ड्रॉबैक को थोड़ा साइड में यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, ड्रॉबैक एल्गी ब्रायो टेरिडो जिम्नो एंजियो पहले आप लिख दीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। ठीक, नहीं तो मुझे कहोगे आपने तो सीधा यहां से कॉपी पेस्ट कर दिया, हम कैसे करिए, कैसे कर ले, पेन है लिख ले। ठीक है, एल्गी ब्रायो टेरिडो जिम्नो एंजियो बैक्टीरिया फंगस। ठीक, अब मैं आपसे कुछ पूछता हूं, आप मुझे जवाब दीजिएगा। ठीक है, यहां पर आप लिखिए यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर को मैं रिप्रेजेंट करूंगा यू से। यूनिसेलुलर को मैं रिप्रेजेंट करूंगा आपका यू से, और ये इसके नीचे लिखिए मल्टी सेलुलर, और मल्टी सेलुलर को रिप्रेजेंट करूंगा मैं एम से, और बीच में एक लाइन खींच दीजिए। ये रही एक लाइन, और एक लाइन आपने यहां खींच दी है, लाइन की कोई कमी नहीं है। ये रही पहली लाइन, और एक लाइन आपने यहां खींच दी है। ठीक, दूसरी लाइन आप जो खींचेंगे वो आप यहां खींचेंगे। यहां आप लिखेंगे ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप को मैं किससे लिखूंगा? ऑटोट्रॉप को मैं लिखूंगा ए से, और इसके नीचे आप लिखेंगे हेट्रोट्रॉप, और हेट्रोट्रॉप को मैं लिखूंगा एच से। फिर आप एक लाइन और खींच दीजिए। ठीक, और अब आप लिखेंगे यहां पर प्रोकैरियोट, और प्रोकैरियोट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा पी से, और इसके नीचे आप लिखेंगे यूकैरियोट, और यूकैरियोट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा ई से। ये टेबल बना लीजिए, ये टेबल बना लीजिए। ये आप बढ़िया सी एक ऐसे करके टेबल बना दीजिए। शाबाश, ये आप इस तरीके से एक टेबल बना दीजिए। टेबल बन गई है? यस, लिख के बताइए टेबल बन गई है। तो मैं आपका आगे बढ़ाऊं। अगर आपकी टेबल बन गई है तो मैं आपका आगे बढ़ाऊं। यस, टेबल बन गई है। ये एक टेबल बना दीजिए। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। डन, टेबल बन गई है। पूरा लिखने का समय दिया मैंने, कॉपी किया यहां पर, आपको लिखने का समय दिया। ये देखिए, आराम से लिखिए, कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा, एकदम मजे से लिखिए पूरा का पूरा। अब किसी ने आपसे पूछा कि एल्गी क्या है? एल्गी क्या है? एल्गी मोस्टली, मोस्टली एल्गी आपका एम है। अब आप समझ जाओ एम का मतलब क्या है। एम है, ठीक, एम है। और ये सब किस किंगडम के अंदर आते हैं? सब के सब, ये सब प्लांटे में आते हैं। मोस्टली एम है, लेकिन कुछ एल्गी है। एक का नाम है क्लोरेला। ठीक है, एक का नाम है क्लोरेला, एक का नाम है क्लोरेला, एक का नाम है क्लोरेला। ठीक है, एक का नाम है क्लोरेला। सुनो, मैं एक काम करता हूं, आपका एक काम करता हूं। एल्गी मोस्टली कैसे हैं? मल्टी सेलुलर है, बट सी यूनिसेलुलर है।
अब आपके दिमाग में आया सी कॉमा सी क्या है, आपके दिमाग में आया सी कॉमा सी क्या है, तो घबराना नहीं, सर ने यहां एक नोट डाल दिया, घबराना नहीं। तुम घबरा गए तो खेल खत्म हो जाएगा। अरे झमूरो, तुम वो लुखे हो जिन्होंने सेल साइकिल के कल न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं बे, उसके मुकाबले में तो ये चैप्टर कुछ भी नहीं है। ठीक, सी कॉमा सी, एल्गी मोस्टली एम है, एल्गी मोस्टली एम है, एम मतलब मल्टीसेलर, बट सी कॉमा सी यूनिसेलर। एक सी का मतलब है क्लोरेला और दूसरे सी का मतलब है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। एक सी का मतलब है क्लोरेला, दूसरे सी का मतलब है क्लेमाइडोमोनास। दोनों के दोनों जी ए हैं, दोनों के दोनों जी ए हैं। सर जी ए का क्या मतलब है? जी ए का मतलब है ग्रीन एल्गी। एल्गी मोस्टली मल्टीसेलर है, बट सी कॉमा सी यूनिसेलर है। सर सी का मतलब है क्लोरेला, दूसरे सी का मतलब है क्लाइमोडोमोनास। दोनों के दोनों जी ए हैं, जी ए का फुल फॉर्म है ग्रीन एल्गी। एकदम क्रिस्टल क्लियर करके लिखा है। अगर कोई शॉर्ट फॉर्म लिखी है तो उसका फुल फॉर्म नीचे लिखा है। अगर ये चीज यहां तक समझ में आई तो यस लिखिए, एकदम आराम आराम से धीरे धीरे करेंगे, मैं आगे तभी बढ़ूंगा। ये चीज यहां समझ में आई तो आप यस लिखिए, ये चीज यहां पर समझ में आई तो यस लिखिए, ये चीज यहां पर समझ में आई तो यहां पर यस लिखिए, यहां पर आपकी समझ में आई तो यस लिख लिए। ये जो लिख रहे हैं ना नोट्स बेकार, नोट्स खराब हो गए, ये जो लिखा है ना जिससे नोट्स खराब हो गए, तुम पूरी जिंदगी सिर्फ नोट्स ही बनाओगे, सालों जीवन में कुछ नहीं करोगे, लिक्चड़ लोगो, यही करोगे, नोट्स खराब हो गए। जिसने लिखा ना नोट्स खराब हो गए, सिर्फ नोट्स बनाओगे और कुछ नहीं करोगे जीवन में, रट्टू तोता बनोगे। जिसने लिखा नोट्स खराब हो गए, अगर वो नीट में सिलेक्शन दे दे तो मेरा नाम बदल देना। जिसने लिखा नोट्स खराब हो गए, मेरा नाम रुपेश चौधरी नहीं, 12th के साथ नीट में अगर सिलेक्शन दे दे तो मेरा नाम बदल देना। साला औकात नहीं है सिलेक्शन निकालने की, नोट्स खराब हो गए। समझने के लिए आया है, नोट्स बनाने के लिए आया है। अगर तू यहां पर सी कॉमा सी को यहां नोट करके शॉर्ट में नहीं लिख सकता तो तेरे पे लानत है पढ़ने के लिए। बर्बाद है जिंदगी, लानत है, थू है जिंदगी पर। ये निकालेंगे नीट में सिलेक्शन, ऐसे निकालेंगे नीट में सिलेक्शन। अगर तू यहां सी कॉमा सी 5 बार बोलने के बाद भी नीचे लिख नहीं सकता है तो लानत है तेरी जिंदगी पर। तीन बार तीन लिखने में तो एक काम करते हैं, टेबल हटा देते हैं, 3 पेज में लिखाते हैं इसको, क्लास कैंसिल। मतलब लिक्चड़ लोग हैं, जिसने भी लिखा नोट्स खराब हो गए, लिक्चड़ लोग हैं। लिटरली बोल रहा हूं, 12th के साथ नीट नहीं निकाल पाएगा, ईयरफोन हटा और पढ़ाई छोड़ दे। वायलेंस, वायलेंस, वायलेंस। आई हेट वायलेंस, आई अवॉइड।
यार कैसे लोग हैं यार। ठीक है, लो भाई, ये रहे नोट्स, ये लो, ये ये रहे नोट्स, कर लो पढ़ाई, हो गई पढ़ाई, लिख ले अब, ये रहे नोट्स। ये रहे नोट्स, बना ले नोट्स, ये ले, ये ले नोट्स, बना ले, निकाल ले सिलेक्शन। साला दो कौड़ी की सोच, निकाल ले सिलेक्शन, ले ले, ले ले। एक टेबल में कंपैरेटिव स्टडी करके बता रहा हूं कि सारी की सारी चीज एक जगह पर आ जाएगी, 4 पेज के अंदर दिया हुआ है पूरा का पूरा, 5 स्लाइड में लिखा हूं तुम्हें। आहिस्ता 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 आहिस्ता। मैम मेरी क्लास चल रही है अभी, है ना, जिसने भी लिखा नोट्स खराब हो गए इनका नाम चाहिए मैडम, है ना, इनका सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना है, ठीक है, इनका नाम चाहिए जिसने भी लिखा। कैंसिल करें क्लास, अब मेरा मूड खराब हो गया, अब मेरे को पढ़ाना नहीं है, ठीक है, आज का लेक्चर कैंसिल, पहला लेक्चर अर्जुना में जो कैंसिल होगा, ठीक है। ये जो जिसने लिखा ना ये नोट्स खराब हो गए, साला यहाँ पे सी और सी लिखा, इन दो में इतने में नोट्स खराब हो गए। अबे 600 नंबर जिनके आते हैं ना नीट में, उनको मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है, लाइन लगा के दोबारा तैयारी कर रहे हैं। तुम कैसे फाइट करोगे इनके साथ, हैं, कैसे फाइट करोगे इनके साथ, बताइए जरा, कैसे फाइट करोगे तुम, ये अप्रोच लेके तुम फाइट करोगे, ये अप्रोच है तुम्हारी, ये यहां पर सी और सी लिख दिया, और तुम्हें 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 5 बार बोला ताकि बच्चे को दिक्कत ना हो, उसमें तुम्हारे नोट्स खराब हो गए। गला बैठा हुआ है, मैं फिर भी क्लास लिया, मैंने कहा यार क्लास लेते हैं, कोई बात नहीं, पूरे साल प्रॉमिस किया कि एक भी क्लास कैंसिल नहीं करनी है, गर्म पानी पी रहे हैं। इतनी 10 चीज तुम्हारे लिए करते हैं कल, मतलब सब बेकार है, कुछ मत करो। नोट्स तो नेट से डाउनलोड कर ले, कहीं भी मिल जाएंगे नोट्स, किसी भी मार्केट में मिल जाएंगे, किसी से भी ले ले नोट्स। लिखो हेडिंग ड्रॉबैक। मैम किसी को ब्लॉक नहीं करना है ना, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
है ना। क्लास जो होगी 8:15 तक चलेगी। आ जाओ। क्या है यार तुम लोग भी। ड्रॉबैक, ठीक है, ड्रॉबैक, गलतियां। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में कुछ गलतियां थी, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में कुछ गलतियां थी, ठीक है। आ जाओ, एक टेबल बनाएंगे, फिर से एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, फुल पेज पे एक टेबल बनाएंगे ड्रॉबैक करके। यहां पे लिखिएगा आप एल्गी, यहां लिखिएगा ब्रायोफाइट, यहां लिखिएगा टेरिडोफाइट। और याद रखना, आज जो शब्द मैंने निकाले दिल से निकाले, ठीक है। जिसने लिखा वो 12th के साथ सिलेक्शन होगा ही नहीं, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। मैं बता रहा हूं अपनी 13 साल के एक्सपीरियंस से, लिचड़ लोग हैं ये। एल्गी ब्रायो टेरिडो, ये वो लोग हैं, अगर इनकी मम्मी ने घर में ये कहा ना, बेटा आज आटा कम गूंदा है, आज बेटा 2 रोटी खा ले, 1 रोटी के लिए एक्स्ट्रा आटा गूंदना पड़ेगा मां को, ये मां को भी काट लेंगे हाथ में। ये इतने झरेले लोग हैं, ये इतने खतरनाक आदमी हैं ये लोग। नहीं मम्मी, लौकी की सब्जी क्यों बना दी? अरे तेरे को तो एल्गी ब्रायो टेरिडो, लौकी खाएगा तू, पनीर खिला दे तेरे को, है, पनीर खाएगा तू। एल्गी ब्रायो टेरिडो, अबे जिनको लौकी नसीब नहीं होती उनसे पूछ खाना पीना क्या होता है। एल्गी ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म, पूरा वो खराब कर दिया। एल्गी ब्रायो टेरिडो जिम्नो एंजियोस्पर्म, बैक्टीरिया, फंगस। 5 पेज में ले लो नोट्स अब। एल्गी ब्रायो टेरिडो जिम्नो एंजियोस्पर्म, ठीक है। यहां पर लिख, ये निकालेंगे, ऐसे निकलेगा एग्जाम। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। यहां पर एक लाइन खींच दे, ठीक है, यहां पर एक लाइन खींच दे। उसके बाद यहां पे लिख ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स। और यहां पे लिख प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। इनके शॉर्ट फॉर्म लिख दे। यूनिसेलुलर का मतलब होगा यू, मल्टीसेलुलर का मतलब होगा एम, ऑटोट्रॉप का मतलब होगा ए, हेट्रोट्रॉप का मतलब होगा एच, प्रोकैरियोट का मतलब होगा प्री, यूकैरियोट का मतलब होगा यू। यहां पर एक लाइन खींचते हैं, ये एक लाइन खींचती है, ठीक है। चलो फटाफट आना, मैंने आपका एक टेबल बना दिया है, ठीक। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रॉप हेट्रोट्रॉप। जाने अनजाने में अगर किसी को गलत बोला हो तो भाई माफ करना। जिनका मैंने बोला सिलेक्शन नहीं होगा, भाई इनका सबसे पहले सिलेक्शन हो, एम्स में और हर जगह सबसे पहले ये पहुंचे, ठीक है, सबका सिलेक्शन हो। गॉड ब्लेस यू। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉप हेट्रोट्रॉप प्रोकैरियोट यूकैरियोट। बच्चों एल्गी मोस्टली क्या है? एल्गी मोस्टली एम है। अब एम तो मेरे को शॉर्ट में लिखने देना, मैंने यहां एम लिखा है, एम का मतलब मल्टी सेलुलर है, ठीक है, ये मेरे को शॉर्ट में लिखने देना। अब ये मत कहना कि ये एम भी छोटा लिख दिया, शॉर्ट में लिख दिया। एम पूरा देखो यहां पे लिखा हुआ है। एल्गी मोस्टली क्या है? मल्टी सेलुलर है, बट क्लोरेला, ठीक, और क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला एंड
क्लेमाइडोमोनास। लेकिन जो क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास है, ये दोनों के दोनों ग्रीन एल्गी है। ये दोनों के दोनों ग्रीन एल्गी है और ये दोनों के दोनों यूनिसेलुलर है। ये दोनों के दोनों आपके जो है ये यूनिसेलुलर है। ठीक है, दोनों के दोनों यूनिसेलुलर है। तो बच्चों यहां पर ये किस किंगडम के अंदर आते हैं सारे? ये सब के सब आते हैं आपके प्लांटे के अंदर। इन सब में सेल वॉल प्रेजेंट है। तो एल्गी मोस्टली मल्टीसेलुलर है, बट क्लोरेला क्लाइमेडोमोनास ग्रीन एल्गी है और ये यूनिसेलुलर है। ठीक है, और एल्गी कैसा है? एल्गी खाना बनाता है, इसका मतलब एल्गी ऑटोट्रॉप है और एल्गी आपका यूकैरियोट है। ए मतलब ऑटोट्रॉप, ई मतलब यूकैरियोट। तो एक लाइन यहां पर इस तरीके से खींच दीजिए। ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट कैसा है? ब्रायोफाइट मल्टीसेलुलर है। ठीक, ब्रायोफाइट ऑटोट्रॉप है, ब्रायोफाइट यूकैरियोट है। एक लाइन यहां भी खींच दीजिए। ठीक, टेरिडोफाइट कैसा है? मल्टीसेलुलर है, खाना बनाएगा, ऑटोट्रॉप है और कैसा है? यूकैरियोट है। ये रहा। जिम्नोस्पर्म कैसा है? मल्टीसेलुलर है, कैसा है? ऑटोट्रॉप है और कैसा है? यूकैरियोट है। एंजियोस्पर्म मल्टीसेलुलर है, ऑटोट्रॉप है, यूकैरियोट है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, मोस्टली हेट्रोट्रॉप है, मोस्टली हेट्रोट्रॉप है और कुछ आपके ऑटोट्रॉप है, कुछ आपके ऑटोट्रॉप है। मोस्टली एच, एच का मतलब मैंने शॉर्ट में हेट्रोट्रॉप लिखा है। कुछ ए है, ए का मतलब मैंने यहां फुल फॉर्म ऑटोट्रॉप देखो लिखी हुई है, ब्रैकेट में ए लिखा है, तो मैं शॉर्ट में नहीं लिख रहा हूं, यहां मैंने लिखा हुआ है, यहां देख लेना। ठीक, फंगस सॉरी बैक्टीरिया कैसा है? बैक्टीरिया आपका प्रोकैरियोट है, बैक्टीरिया आपका प्रोकैरियोट है। फंगस, फंगस मल्टीसेलुलर है, फंगस हेट्रोट्रॉप है, फंगस यूकैरियोट है। अब ड्रॉबैक समझना, आपने ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में को आपने ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म और हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, आपने ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म और हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को एक साथ एक जगह एक ही किंगडम में रख दिया, जो कि गुनाह है, गुनाह है। यू डिडेंट डिफरेंशिएट बिटवीन autotropic and heterotropic organism. You didn't differentiate between autotropic and heterotropic organism. आपने ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप सबको उठाकर एक ही किंगडम में रख दिया, प्लांटे किंगडम में। यू डिडेंट डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉप एंड हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। यू हैव प्लेस बोथ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन सेम किंगडम, प्लांटे। आपने ऑटोट्रॉप्स को भी प्लांटे में रख दिया, आपने हेट्रोट्रॉप्स को भी प्लांटे में रख दिया। पहला ड्रॉबैक समझ में आया तो यस लिख। मैं क्लास कैंसिल नहीं करता ऐसे गुस्सा आने पे, ठीक है? 5-6 मिनट में नॉर्मल हो जाता हूं। द शो मस्ट गो ऑन। समझ में आया तो यस लिख दे, समझ में आया तो यस लिख दे।
आपने यूकैरियोट्स को प्लांटे में रखा और आपने प्रोकैरियोट को भी प्लांटे में रखा। आपने यूकैरियोट्स को प्लांटे में रखा, आपने प्रोकैरियोट को भी प्लांटे में रखा। इसका मतलब आपने ऑटोट्रॉपिक और इसका मतलब आपने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में डिफरेंशिएट नहीं किया। आपने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में डिफरेंशिएट नहीं किया। आपने यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को प्लांटे में रखा, आपने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को भी प्लांटे में रखा। दूसरा ड्रॉबैक। तीसरा ड्रॉबैक देखिएगा, आपने मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर एल्गी को एक साथ प्लांटे में रख दिया। आपने यूनिसेलुलर एल्गी और मल्टीसेलुलर एल्गी दोनों को एक साथ प्लांटे में रख दिया। आपने यूनिसेलुलर एल्गी, क्लोरेला, क्लाइमेडोमोनास यूनिसेलुलर एल्गी, और बाकी एल्गी मोस्टली मल्टीसेलुलर है। आपने मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर एल्गी दोनों को एल्गी के अंदर प्लांटे किंगडम में रख दिया। आपने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंशिएट नहीं किया। आपने ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंशिएट नहीं किया। आपने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में भी डिफरेंशिएट नहीं किया। ये चीज समझ में आई तो यस लिख। ये चीज समझ में आई तो यस लिख। अब मैं ये तीनों पॉइंट आपको लिखाऊंगा। ये चीज अगर आपको समझ में आई तो यस लिख। अब मैं तीनों पॉइंट आपको लिखाऊंगा। तीनों पॉइंट मैं आपको लिखाऊंगा। ये चीज आपको समझ में आई तो आप एक बार हमारा सम्मान बढ़ा दीजिए। आई एम योर अंकल। हाँ, ये चीज आपको समझ में आई तो लिखिए ड्रॉबैक के अंदर पहला ड्रॉबैक। ठीक है, ड्रॉबैक के अंदर पहला ड्रॉबैक, डिडेंट डिफरेंशिएट between didn't differentiate between prokaryote and eukaryote. Prokaryote and eukaryote. Prokaryote and eukaryote place together in same kingdom. किंगडम का नाम है प्लांटे, पहली चीज। दूसरा, did not differentiate between did not differentiate between did not differentiate between did not differentiate between ठीक है, did not differentiate between, एक मिनट, दूसरा ड्रॉबैक, did not differentiate between ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में कौन आए? ऑटोट्रॉप्स में आए आपके ग्रीन प्लांट, ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स।
हेट्रोट्रॉप्स में आए आपके फंगस, प्लेस टुगेदर इन सेम किंगडम प्लांटे। ठीक, प्लेस टुगेदर इन सेम किंगडम प्लांटे। नोट डाल के देखिए, नोट डाल के देखिएगा, ऑल दो हालांकि दे डिफर इन सेल वॉल कॉम्पोजिशन। हालांकि ये दोनों डिफर करते थे सेल वॉल कॉम्पोजिशन में, कि आपका जो ग्रीन प्लांट है उसमें जो सेल वॉल बनी है वो बनी है सेलुलोज की, और जो आपका फंगस है हेट्रोट्रॉप, उसमें सेल जिस कार्बोहाइड्रेट की बनी है उस कार्बोहाइड्रेट का नाम है काइटिन। फिर से समझिएगा, इन्होंने ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप के बीच में डिफरेंशिएट नहीं किया। ऑटोट्रॉप में आ गए ग्रीन प्लांट्स और हेट्रोट्रॉप में आ गया फंगस। हेट्रोट्रॉप में आ गया आपका फंगस और ज्यादातर बैक्टीरिया भी आते हैं। हेट्रोट्रॉप में मैंने फंगस उठा लिया और ऑटोट्रॉप में मैंने ये सारे प्लांट्स उठा लिए। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट नहीं किया, दोनों को एक ही किंगडम प्लांटे में रखा। हालांकि दोनों की सेल वॉल का कॉम्पोजिशन अलग अलग था। प्लांट्स में सेल वॉल सेलुलोज की बनी है और फंगस में सेल वॉल काइटिन की बनी है। तो बच्चों, इन दोनों को, ऑटोट्रॉप हेट्रोट्रॉप को साथ में रखा, बट इन दोनों की सेल वॉल का कॉम्पोजिशन डिफर था। बी वाला पॉइंट आपको समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। बी वाला पॉइंट आपको समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। और सी पॉइंट, they placed multicellular algae, example Spirogyra and unicellular algae। कौन कौन सा? क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास। They placed multicellular algae Spirogyra and unicellular algae Chlorella Chlamydomonas together in green algae। एक साथ ग्रीन एल्गी में रख दिया। और ग्रीन एल्गी किस किंगडम में था? ग्रीन एल्गी आपका प्लांटे किंगडम में था। मल्टीसेलुलर एल्गी का एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा और यूनिसेलुलर एल्गी का एग्जाम्पल है क्लोरेला क्लाइमेडोमोनास। तो इन्होंने मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर एल्गी को एक साथ ग्रीन एल्गी में, और ग्रीन एल्गी किसके अंदर आते हैं? प्लांटे किंगडम के अंदर आते हैं। तो ये सब को इन्होंने ग्रीन एल्गी बोला और इनको प्लांटे के अंदर रख दिया। मतलब मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर में डिफरेंशिएट नहीं किया। मल्टीसेलुलर एल्गी और यूनिसेलुलर एल्गी दोनों को प्लांटे किंगडम में रख दिया। ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप दोनों को प्लांटे किंगडम में रख दिया। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों को प्लांटे किंगडम में रख दिया। ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। बच्चों, तीनों ड्रॉबैक एकदम क्रिस्टल क्लियर आए तो आप एक बार हमारे सवाल में यस लिख दीजिए। अगर तीनों चीजें आपको एकदम, तीनों ड्रॉबैक आपके रूह में उतर गए हैं, आपको एकदम क्लियर है, तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। फटाफट एक बार आप यस लिख दीजिए जल्दी से। अगर आपको ये तीनों के तीनों ड्रॉबैक समझ में आ गए हैं तो एक बार फटाफट। ठीक है, ये हो गए इसके 3 ड्रॉबैक।
ये हो गए इसके 3 ड्रॉबैक। तो बच्चों मैंने 2 किंगडम यहां से स्टार्ट किया था, प्लांटे में कौन आया, एनिमेलिया में कौन आया, उसके बाद मैंने एक टेबल बताई ताकि मैं आपको बता सकूं पहले ये कि कौन यूनिसेलुलर है कौन मल्टीसेलुलर है, कौन प्रोकैरियोट है कौन यूकैरियोट है, कौन ऑटोट्रॉप है कौन हेटेरोट्रॉप है। फिर इस टेबल के बेसिस पर मैंने आपके ये पॉइंट्स बनाए कि भैया ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉप्स है, ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉप है जिनमें एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजियो। ये देखिए एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजियो। एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजियो क्या है, प्लांट्स हैं। ठीक है, तो आपने ग्रीन प्लांट्स और हेटेरोट्रॉप को साथ में रखा, हालांकि इनकी सेल वॉल का कॉम्पोजिशन में डिफरेंस था। और डी, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं बैठते थे। ठीक है, डी, सम ऑर्गेनिज्म, सम ऑर्गेनिज्म do not fit into any category, either of two category, any category। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनको आप कहां रखोगे, प्लांटे में रखो या एनिमेलिया में रखो, वो किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं बैठते थे। जैसे एग्जाम्पल मैं बोला युगलीना, युगलीना। अब युगलीना के अंदर सेल वॉल नहीं होती, युगलीना में सेल वॉल नहीं मिलती। तो युगलीना में सेल वॉल नहीं मिलती तो भाई ये तो एनिमल का कैरेक्टर हो गया। लेकिन युगलीना में फोटोसिंथेसिस होता है तो भाई ये तो प्लांट का कैरेक्टर हो गया। तो भाई ये तो प्लांट का कैरेक्टर हो गया। तो बच्चों कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं बैठते थे। भाई इनको कहां रखें, प्लांटे में रखें या एनिमेलिया में रखें, सेल वॉल नहीं मिलती, एनिमल का कैरेक्टर है, बट यार ये तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्लांट का कैरेक्टर है। तो बड़ी समस्या है। ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म थे जिसको किसी भी कैटेगरी में बैठाना हमारे लिए इजी नहीं था कि हम इनको प्लांटे में रखें या हम इनको एनिमेलिया में रखें, ये समझ पाना हमारे लिए मुश्किल था। तो ये आपको, इसका मतलब ये क्लासिफिकेशन आपका एडुकेट था या इन एडुकेट था। एक वर्ड है एनसीईआरटी में, दिस क्लासिफिकेशन वॉज इन एडुकेट, दिस क्लासिफिकेशन वॉज इन एडुकेट, इन एडुकेट मतलब ये सफिशिएंट नहीं था। ठीक है, इसका मतलब जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था बहुत लंबे समय तक वो कैसा मिला, फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉज फाउंड इन एडुकेट, नॉट सफिशिएंट, सही नहीं था, नॉट सफिशिएंट, सही नहीं था, नॉट सफिशिएंट, बहुत सारे आपके क्या थे, ड्रॉबैक थे, बहुत सारे आपके ड्रॉबैक थे, बहुत सारे आपके ड्रॉबैक थे। बच्चों यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई तो एक बार हमारा हौसला बढ़ाइए और हमारे सम्मान में एक बार यस लिख दीजिए, फिर मैं उसकी एनसीईआरटी रीड करूंगा। ठीक है, आ जाओ। पता है क्या हुआ, इतनी मेहनत से टीचर पढ़ाता है यार, सिर्फ C, लिख दिया था, है पूरा डिटेल में पढ़ाता है, सारे 100+ क्वेश्चंस कराता है, एनसीईआरटी बूस्टर कराता है, एनसीईआरटी को रीड नहीं करता है, उसकी लाइन को दोबारा एक्सप्लेन करता है, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी तुमको कराता है, रिवीजन लेक्चर तुमको देता है। तो ऐसा लगा कि यार क्या फायदा है अगर मैं C, को नीचे नहीं लिख सकता, अगर थोड़ा सा हौच पौच हो भी गया था तो क्या दिक्कत है, पहले मुझे लिखने देते, तुम बाद में लिख लेते, इस लेक्चर के नोट्स क्लास ओवर खत्म होने के बाद बना लेते, क्या दिक्कत थी, पहले तो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था ना।
नोट्स बना के क्या कर लोगे अगर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया? तुमने मियोसिस वगैरह सब पढ़ लिया, अच्छे नोट्स बन गए, अगर तुमसे न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं होते मियोसिस के, तो उन नोट्स को पढ़ने का क्या फायदा? आई एम ओल्ड पर्सन, 37 ईयर ओल्ड, आई एम फैमिली मैन, है ना, तो मेरे भी अपने इमोशंस होते हैं, समझे? हम भी साथ बैठ के खाते पीते उठते हैं। फिर ऐसा लगा यार, मतलब एक टेबल में, चलो ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर टेबल बड़ी बन गई। लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में तुम्हें लिख के देता, मैंने ये डिडंट डिफरेंशिएट दो दो बार लिखा, ठीक है, मैं बहुत शॉर्ट में तुम्हें और इसको शॉर्ट में करके देता, ठीक है। बार बार देखो क्लोरेला क्लाइमोडोनास मुझे लिखना पड़ रहा है, बार बार ऑटोट्रॉप हेटरोट्रॉप लिखना पड़ रहा है, समझ लो, लेकिन ठीक है जो भी है, लेकिन ध्यान रखा करो यार, समझे? आई एम योर अंकल, ठीक है। चलो, सीनियर सिटीजन हूं मैं, बाल सफेद हो गए देखो, ठीक है। चलो, इसका मतलब दिस क्लासिफिकेशन वॉज इनएडुकेट, इसका मतलब नोट टू किंगडम, टू के, अब तो टू के लिखने में भी डर लग रहा है, टू किंगडम जो था आपका, वो आपका इनएडुकेट था, सफिशिएंट नहीं था। तो अब लोग रियलाइज कर रहे थे कि ये दिक्कत इसलिए हो रही है, ये दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि आप सिर्फ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल पर पड़े हुए हो। अगर आप और ज्यादा क्राइटेरिया बढ़ाते, इनमें रिप्रोडक्शन चेक करते, इन सभी का सेल स्ट्रक्चर चेक करते कि कौन प्रोकैरियोट है कौन यूकैरियोट है, इस आधार पर बांटते कि कौन प्रोकैरियोट है यूकैरियोट है, तो भाई प्रोकैरियोट और यूकैरियोट अलग हो जाते। रिप्रोडक्शन चेक करते किसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल है, तो और कैटेगरी आपको मिल जाती। हैबिटेट चेक करते कि कौन कहां पर पाया जाता है, और कैटेगरी मिल जाती। मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी ले लेते कि कौन इसमें ऑटोट्रॉप है कौन हेट्रोट्रॉप है, इस क्राइटेरिया के बेसिस पर सेपरेट करते। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ले लेते, कौन ऑटोट्रॉप है और हेट्रोट्रॉप है अलग अलग कर दो, कौन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट है अलग अलग कर दो। मतलब आप अगर सेल स्ट्रक्चर कंसीडर करते तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट अलग अलग हो जाते। अगर आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंसीडर करते तो आपके ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप अलग अलग हो जाते। ठीक, आप कौन कहां पर पाया जाता है, आप हैबिटेट ले सकते थे, आप सेल स्ट्रक्चर ले सकते थे, आप रिप्रोडक्शन ले सकते थे, आप न्यूट्रिशन ले सकते थे, आप इनके बीच में फाइलोजेनी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टडी कर सकते थे। तो रियलाइज किया लोगों ने, रियलाइज किया जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, तो रियलाइजेशन हुआ। लोगों ने क्या रियलाइज किया, लोगों ने क्या रियलाइज किया, लिख के बताओ। नंबर ऑफ कैरेक्टर शुड बी इंक्रीज और डिक्रीज, नंबर ऑफ क्राइटेरिया इंक्रीज करने चाहिए या डिक्रीज करने चाहिए, बताओ। लोगों ने क्या रियलाइज किया, लोगों ने क्या रियलाइज किया? मस्ट हैव मोर क्राइटेरिया, हमारे पास और ज्यादा क्राइटेरिया होने चाहिए। आप इनके हैबिटेट को क्यों नहीं कंसीडर करते, आप इनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को क्यों नहीं कंसीडर करते, किसमें एसेक्सुअल है या सेक्सुअल है, इंक्रीज, बहुत बढ़िया। आप इन सब का न्यूट्रिशन के बेसिस पर क्राइटेरिया क्यों नहीं करते, आप इनके सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पर क्यों नहीं क्राइटेरिया करते कि इनमें कौन प्रोकैरियोट है कौन यूकैरियोट है, आप इस बेसिस पर क्यों नहीं क्लासिफाई करते, कौन ऑटोट्रॉप है कौन हेट्रोट्रॉप है, किनमें एसेक्सुअल है किसमें सेक्सुअल है, आप ये कंसिडर क्यों नहीं करते, आप इन सब की फाइलोजेनी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्यों नहीं स्टडी करते। इसका मतलब
आपका हैबिटेट हो सकता है, रिप्रोडक्शन हो सकता है, न्यूट्रिशन हो सकता है, सेल स्ट्रक्चर हो सकता है, फाइलोजेनी ईटीसी। मतलब नंबर ऑफ क्राइटेरिया आपको इंक्रीज करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ क्राइटेरिया आपको इंक्रीज करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ क्राइटेरिया आपको इंक्रीज करने पड़ेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ क्राइटेरिया हमें इंक्रीज करने पड़ेंगे। देखिए यहां तक हमने आपका एनसीईआरटी रीड करा था, अब यहां देखिएगा, in Linnaeus time, a two-kingdom system of classification with Plantae and Animalia kingdom was developed. That include Plantae में आ गया plants और Animalia में आ गया आपका animal. This system did not distinguish between eukaryote and prokaryote, unicellular and multicellular organism. फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक का मतलब ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, एंड नॉन फोटोसिंथेटिक का मतलब हेटेरोट्रॉप। इन्होंने ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप में डिफरेंशिएट नहीं किया। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड एनिमल वॉज इजिली डन। इजी डन क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ चेक करना है, क्या चेक करना है? सेल वॉल। जिनके पास सेल वॉल है उनको प्लांटे में रख दो, जिनके पास सेल वॉल नहीं है उनको एनिमेलिया में रख दो। दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। इजिली डन एंड इजी टू अंडरस्टैंड। इजिली किया जा सकता था और समझना आसान था। जिनमें सेल वॉल है प्लांटे में रख दो, जिनमें सेल वॉल नहीं है एनिमेलिया में रख दो। दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। बट लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिडंट फॉल इनटू ईदर कैटेगरी, जिसमें मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया, यूग्लिना। So two kingdom classification was found inadequate, not sufficient. देखो एकदम दूध का दूध पानी का पानी। बहुत आसान होता है गुस्से में जाके पेन फेंकना और क्लास कैंसिल करना, मजा नहीं है उसमें। थोड़ा सा समझो, 4-5-6 मिनट का टाइम ले लो, 6-7-8 मिनट ले लो, 10 मिनट ले लो, चीजें सेटल हो जाती हैं। वापस उठाओ। द शो मस्ट गो ऑन। ठीक, आ जाओ। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांट्स एंड एनिमल विच इंक्लूड प्लांटे एंड एनिमेलिया। नहीं, यहां आना चाहिए था प्लांटे और यहां आना चाहिए था एनिमेलिया, और यहां इंक्लूडेड में आना चाहिए था प्लांट्स और यहां आना चाहिए था एनिमल्स। Didn't differentiate between eukaryote and prokaryote, unicellular and multicellular organism, photosynthetic and non-photosynthetic। बच्चों यहां आना चाहिए था फंगस की जगह ग्रीन एल्गी, और यहां नॉन फोटोसिंथेटिक में आना चाहिए था आपका फंगस। गलत हो गया। देखिए जरा क्या लिख रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। डिफिकल्ट नहीं, easy to understand. Many organisms didn't fall into any category, so this classification was educate नहीं, inadequate। कभी कभी सब गलत होते हैं। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, 1 घंटा लगता है। देखो अगर तुम देख पा रहे हो, तुम्हें दिखाता हूं मैं। कहां गए इरफान सर? देखो चेक करना, ये जो ग्रीन पेन से लिखा हुआ है, इस तरीके से लेक्चर से पहले ये आपके क्वेश्चंस को मैं टाइप करता हूं। ये देखिए, ये देखिए स्लाइड 10 पर, ये देखिए ध्यान से देखिए, स्लाइड 10 पे ये क्वेश्चन, स्लाइड 9 पे ये, स्लाइड 8 पे ये मैं क्वेश्चन बनाता हूं 1 घंटा लगा के। ये देखिए पूरा हरा हरा, देखिए पूरा हरा हरा, बड़े बड़े क्वेश्चंस है।
ये देखिए, ये देखिए, चलो अब क्वेश्चन भेजना स्टार्ट करता हूं, तैयार हो जाओ 4:06 पे। और देखिए क्वेश्चन चलते रहे, ये क्वेश्चन चलते रहे, ये क्वेश्चन चलते रहे, और ये खत्म हुआ है आपका 5:04 पे, 5:04 पे। ठीक है, आपको ब्लड दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी रख लेता हूं, सामने रख लेता हूं, स्टडी करते क्वेश्चन बनाओ 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 और देखते रहो, और सर वो हमारी पीपीटी के अंदर टाइप करके, मतलब कॉपी पेस्ट करके डालते रहते हैं। समझ में आया? ऐसा 1 घंटा निकाला जाता है लेक्चर से पहले। ठीक, 1 घंटा तो यही हो गया पूरा का पूरा। फिर 1 घंटा किस तरीके से लेक्चर को डिलीवर करना है बैठ के अकेले कमरे में, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। बात समझ में है? बहुत मेहनत है, ऐसा नहीं है। हैंड रिटन नोट्स भी देने देने होते हैं, बूस्टर भी होता है, ठीक है, रिवीजन लेक्चर भी होता है। सुबह उठ के जल्दी जल्दी उठ के, सुबह भी क्लासेस रहती हैं, रिवीजन लेक्चर जल्दी से दे दो। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसे ये बनाया जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, चलो यहां तक आपने पढ़ लिया। बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी के अलावा नीड वॉज ऑल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। जरूरत पाई गई कि आप कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स लीजिए, जैसे सेल का स्ट्रक्चर लीजिए। नेचर ऑफ वॉल, नेचर ऑफ वॉल का मतलब क्या है? नेचर ऑफ वॉल का मतलब है आप वॉल का कॉम्पोजिशन लीजिए, कि वॉल सेलुलोज की बनी है या वॉल काइटिन की बनी है, ये भी चेक करिए। आप तो सिर्फ ये चेक कर रहे थे सेल वॉल है या नहीं है, बट जिनमें सेल वॉल है उनका कॉम्पोजिशन भी चेक करिए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कौन ऑटोट्रॉप कौन हेटेरोट्रॉप, हैबिटेट कौन कहां रहता है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल या सेक्सुअल, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब आपका फाइलोजेनी, तो आप एसेक्सुअल है या सेक्सुअल है ये चेक करिए। कहां रहते हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप चेक करिए। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब हो गया है आपका फाइलोजेनी, फाइलोजेनी। अब ये वाला अभी हमने आपका नहीं पढ़ा है, ठीक है, ये वाला हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, पेंडिंग है, ये मैं कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी आपको समझ में ये लाइन नहीं आएगी, पेंडिंग है, इसको हम पढ़ेंगे कल, क्योंकि ये लाइन अभी आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो जो लाइन मैंने छोड़ी है वो लाइन अभी आप नहीं पढ़ेंगे, वो लाइन आप अभी नहीं पढ़ेंगे, वो लाइन अभी आप नहीं पढ़ेंगे। चलो, अब जितना हमने पढ़ लिया है उसमें आप एनसीईआरटी की कौन कौन सी लाइन पढ़ सकते हैं, कौन कौन सी लाइन पढ़ सकते हैं। देखिए, जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है उसमें आप, क्योंकि एनसीईआरटी में एक जगह नहीं दिया है, जैसे ये जो लाइन आई अभी, ठीक है, ये वाली जो लाइन आई, मैंने इसको छोड़ दिया अभी, ये लाइन प्लांटे की नहीं है, ये लाइन तब समझ आएगी जब आप पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ लोगे। ठीक है, तो इन्होंने बीच बीच में करके दिया है, बीच बीच में। तो जितना मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है, जितना मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है उस बेसिस पर आप ये पैराग्राफ देखिए, ये भी आपको अभी दिक्कत होगी, इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आप एनसीईआरटी अभी नहीं पढ़ेंगे, इसलिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, ताकि मैं इस टॉपिक को एक बार पूरा लिख के समझा दूं। जब मैं पूरा लिख के समझा दूंगा फिर हम इकट्ठा एनसीईआरटी पढ़ेंगे, चाहे बीच में कोई भी लाइन आए। हमारा जब टॉपिक कंप्लीट हो चुका होगा तो अगर एनसीईआरटी में लाइन आगे पीछे भी लिखी होगी तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वो लोग आंसर लिखना शुरू कर दिए हैं, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। बच्चों यहां तक तुम्हें समझ में आया टू किंगडम? तो एक फाइनल मेरे को यस सर लिख दीजिए ताकि हम आगे जाएं, ताकि हम आगे जाएं। एक बार फाइनल हमको यस सर लिख के दे दीजिए। अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है तो आप एक फाइनल यस लिख के दे दीजिए ताकि हम आगे जाएं। मैं अभी उस क्वेश्चन पे नहीं आ रहा हूं जिसका आंसर आप डी डी लिख रहे हैं, वो हम तभी देखेंगे जब हम कल पढ़ेंगे। आपको कसम है एनसीईआरटी मत देखिएगा, बहुत प्यार से सींचा है लेक्चर, अभी मत देखिएगा। मैं कल ये टॉपिक कंप्लीट कर लूंगा तो मैं कल सारी एनसीईआरटी खुद ही पढ़ा दूंगा,
ठीक है, आगे पीछे जो भी सीक्वेंस होगा फिर कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि टॉपिक तो कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो ये आपका है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर एनिमेलिया में वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स और आपके प्रोटोजोआ आए। ठीक है, और टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर क्लोरेला क्लाइमोडोमोनास आपका प्लांटे के अंदर आया। आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है आपका, अरे बंद हो गया क्या? नेक्स्ट जो है आपका एक मिनट, ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया है। ठीक, नेक्स्ट है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। तुम्हें 6 तक पढ़ना है तब जाके खत्म होगा। सबसे ज्यादा टाइम लगता है 2 में। 3 किंगडम 5 मिनट में हो जाता है, 4 किंगडम 2 मिनट में हो जाता है, 5 किंगडम 5 मिनट में हो जाता है, 5 किंगडम 15 मिनट में होता है। ठीक है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। दो तुम लेके घूम रहे थे, ठीक, दो तुम पहले से लेके घूम रहे थे। ठीक है, दो तुम पहले से लेके घूम रहे थे, प्लांटे और एनिमेलिया। अब नया आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। दो पहले से कौन सा लेके घूमा, और ये किसने दिया था? साइंटिस्ट आपके थे हैकल। साइंटिस्ट थे आपके हैकल। दो तुम पहले से लेके घूम रहे हो। कौन सा लेके घूम रहे हो? प्लांटे लेके घूम रहे हो, ठीक, और कौन सा लेके घूम रहे हो पहले से? एनिमेलिया लेके घूम रहे हो। नया जो आया तीसरे नंबर पर वो आपका आया प्रोटिस्टा। ध्यान से समझिएगा, ट्विस्ट आएगा, ट्विस्ट। बच्चों, प्रोटिस्टा मेनली बनाया गया था यूनिसेलुलर यूकैरियोट के लिए। यूनिसेलुलर यूकैरियोट के लिए बनाया गया था प्रोटिस्टा मेनली। प्रोटिस्टा के अंदर किन किन को रखा गया? ध्यान से, प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया क्लोरेला को, क्लेमाइडोमोनास को। गौर फरमाइएगा, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्लोरेला क्लाइमोडोमोनास किस किंगडम में थे? लिख के बता। पहला सवाल, नमक का कर्ज अदा कर। टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्लोरेला क्लाइमोडोमोनास किस किंगडम में थे? लिख के बता, लिख के बता, किसमें थे? लिख के बता, किसमें थे? टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अबे चैट नहीं चल रही क्या? चैट में क्या हो गया? चैट में क्या हो गया? हो गया, हो गया। हाँ, चल गई चैट। टू किंगडम के अकॉर्डिंग प्लांटे में थे और थ्री किंगडम के अकॉर्डिंग प्रोटेस्टा में है। ध्यान रखिएगा, थ्री किंगडम के अकॉर्डिंग प्रोटेस्टा में है। दूसरा, आपके जो प्रोटोजोआ हैं, जिनमें आपके अमीबा आते हैं,
आपके पैरामीशियम आते हैं, उनको भी प्रोटिस्टा में रखा गया। बच्चों, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम टू किंगडम के अकॉर्डिंग एनिमेलिया में था, बट थ्री किंगडम के अकॉर्डिंग यहां से शिफ्ट करके प्रोटिस्टा में रखा गया। टू किंगडम के अकॉर्डिंग क्लोरेला क्लाइमेडोमोनास प्लांटे में था, लेकिन थ्री किंगडम के अकॉर्डिंग आपका क्लोरेला क्लाइमेडोमोनास प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। और कुछ प्रोकैरियोट भी रखे गए, इसके अंदर आपके बैक्टीरिया को भी रखा गया, इसके अंदर आपका फंगस को भी रखा गया। तो तुम्हें क्या याद रखना है? तुम्हें यह याद रखना है, तुम्हें क्या याद रखना है कि थ्री किंगडम के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे दूं, क्वेश्चन दूं और आपसे बोलूं कि बताओ क्लोरेला और क्लाइमोडोमोनास को, क्लोरेला और क्लाइमोडोमोनास को टू किंगडम के अकॉर्डिंग कहां रखा गया और थ्री किंगडम के अकॉर्डिंग कहां रखा गया? ये टू के, ये थ्री के। टू किंगडम के अकॉर्डिंग इनको प्लांटे में रखा गया और थ्री किंगडम के अकॉर्डिंग इनको प्रोटिस्टा में रखा गया। और अगला क्वेश्चन मैं तुमको दूं, इसके बाद मैं तुमको एक और क्वेश्चन दूं कि बताओ प्रोटोजोआ को जिनमें आपके आते हैं अमीबा और पैरामीशियम, टू किंगडम के अकॉर्डिंग कहां रखा गया? टू किंगडम के अकॉर्डिंग रखा गया एनिमेलिया में और थ्री किंगडम के अकॉर्डिंग रखा गया प्रोटिस्टा में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो हम क्लोरेला क्लाइमेडोनास को अब प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं। आगे जो भी क्लासिफिकेशन आएगा, फोर किंगडम, फाइव किंगडम, आपको हमेशा जो प्रोटिस्टा है उसी, सॉरी, प्रोटिस्टा के अंदर ही आपको क्लोरेला और क्लाइमेडोमोनास मिलेगा। आगे चाहे कितने भी क्लासिफिकेशन आए, कोई भी क्लासिफिकेशन आए, थ्री किंगडम आए, फोर किंगडम आए, फाइव आए, सिक्स आए, हमेशा क्लोरेला और क्लाइमेडोमोनास का जो नया पता होगा, जो नया एड्रेस होगा, वो प्रोटिस्टा होगा। लेकिन सिर्फ टू किंगडम के अकॉर्डिंग आपका प्लांटे है। तो आप मुझे लिख के बताइए वो कौन सा क्लासिफिकेशन है जो पहली बार क्लोरेला, क्लाइमेडोमोनास, अमीबा और पैरामीशियम को एक साथ लेकर आया? वो कौन सा क्लासिफिकेशन है? टू किंगडम या थ्री किंगडम, लिख के बताइए वो कौन सा क्लासिफिकेशन है जो क्लोरेला, क्लाइमेडोमोनास को, अमीबा को, पैरामीशियम को एक साथ एक किंगडम में लाया, एक साथ एक किंगडम में लाया, एक साथ एक किंगडम में लाया। ठीक है, कौन सा क्लासिफिकेशन है जो पहली बार क्लोरेला, क्लाइमेडोमोनास, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अरे दीवाने बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। तो ये पहला क्वेश्चन था तुम्हारा, ये दूसरा क्वेश्चन था तुम्हारा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन नए पेज पे लिखूंगा, यहां नहीं लिखूंगा वरना कहोगे नोट्स खराब हो गए। तीसरा क्वेश्चन, Who brought ब्रैकेट में लिख देना फर्स्ट टाइम क्लोरेला क्लाइमेडोमोनास अमीबा पैरामीशियम टुगेदर इन प्रोटिस्टा? आंसर जाएगा
थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। बच्चों यहां तक समझ में आया? हाँ, थ्री किंगडम हैक्कल साहब वाला। अगर यहां तक समझ में आया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगर यहां तक समझ में आया तो एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। अगर यहां तक की पढ़ाई आपको पूरी की पूरी समझ में आई है तो एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए अगर आपको यहां तक की पढ़ाई पूरी की पूरी समझ में आ गई है। ये आपका था थ्री किंगडम, ये आपका था थ्री किंगडम। थ्री किंगडम यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है तो फोर किंगडम तक पढ़ेंगे, फिर पूरा रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है, फोर किंगडम तक पढ़ेंगे, फिर पूरा का पूरा रिवीजन करवाऊंगा। नेक्स्ट है आपका फोर किंगडम। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, मतलब ये किसने दिया था ये मेंशन नहीं है, तो मैं आपको लिखाऊंगा भी नहीं। कोपलैंड साइंटिस्ट ने दिया था, कोपलैंड। ठीक है, पर आप लिखना मत। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन तीन आप लेके घूम रहे हो। कौन कौन सा लेके घूम रहे हो आप? प्लांटे एनिमेलिया प्रोटिस्टा। अब पहले से लेके घूम रहे हो क्या? प्लांटे लेके घूम रहे हो, और क्या लेके घूम रहे हो? एनिमेलिया लेके घूम रहे हो, और क्या लेके घूम रहे हो? प्रोटिस्टा लेके घूम रहे हो। नया कौन आया? नया आया मोनेरा। नया आया मोनेरा, और मोनेरा के अंदर आए हैं हमारे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब तुम्हें वो लाइन भी समझ आएगी जो मैंने लिखा था कि कल बताऊंगा, वो लाइन भी तुम्हें आज ही समझ में आएगी। बच्चों टू किंगडम, थ्री किंगडम, फोर किंगडम, इन सभी के अंदर टू किंगडम, थ्री किंगडम, फोर किंगडम, इन सभी के अंदर टू किंगडम में प्लांटे एनिमेलिया था, बिल्कुल था। थ्री किंगडम के अंदर भी प्लांटे एनिमेलिया था, बिल्कुल था। फोर किंगडम में भी प्लांटे एनिमेलिया था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, प्लांटे और एनिमेलिया किंगडम तो टू किंगडम में भी था, थ्री किंगडम में भी था, फोर किंगडम में भी था, लेकिन इनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म थे वो एक ही जगह पर कांस्टेंट रहे, अपने अपने किंगडम में, या फिर शिफ्ट होते गए? लिख के बताओ, कांस्टेंट या शिफ्ट? प्लांटे एनिमेलिया टू किंगडम में भी है, थ्री किंगडम में भी है, फोर किंगडम में भी है। किंगडम तो कांस्टेंट है, लेकिन इनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो एक ही जगह पर रहे या शिफ्ट होते गए? बताओ, एक ही जगह पे रहे या शिफ्ट होते रहे? शिफ्ट होते रहे, 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 शिफ्ट होते रहे। टू किंगडम के अकॉर्डिंग, टू किंगडम के अकॉर्डिंग प्रोटोजोआ एनिमेलिया में था। टू किंगडम के अकॉर्डिंग क्लोरेला क्लाइमेडोमोनास प्लांटे में था। थ्री किंगडम के अकॉर्डिंग, थ्री किंगडम के अकॉर्डिंग क्लोरेला क्लाइमेडोमोनास प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा में था। टू किंगडम के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया प्लांटे में था। टू किंगडम के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया प्लांटे में था, लेकिन फोर किंगडम के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया मोनेरा के अंदर था। इसका मतलब किंगडम कॉन्स्टेंट्स हैं। इट मीन्स, इट मीन्स, it means, it means both Plante and Animalia kingdom are constant
in every classification, but organisms were shifting. Organism were shifting. Organism were shifting. Organism were shifting. देखिए एकदम से 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, एकदम से आया। जितनी मैंने एनसीईआरटी पढ़ी उतनी ही पढ़ना, उसके अलावा मत पढ़ना, पहले ही आपको बता दिया था। बट ऑर्गेनिज्म वर शिफ्टिंग। अब वो लाइन जो मैंने तुम्हें कहा था पेंडिंग है, आ जाओ। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस। काफी सारे चेंजेस होते गए ओवर द टाइम। हालांकि प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन कांस्टेंट अंडर all different system. The understanding of what group or organism be included under these kingdom have been changing. Changing का मतलब है shifting. The number and nature of other kingdom has been understood differently by different scientists. एकदम फील आ गया होगा। तो मैं कोई भी लाइन ऐसे नहीं कराता हूं, ठीक है। तब तक जितना पढ़ाया था वो लाइन नहीं हुई थी, तो मैंने कहा ये कल पढ़ेंगे, लेकिन 4 किंगडम तक हम पहुंच गए तो वो पॉइंट आया तो मैंने आपको करा दिया। बताओ आंसर। Beside morphology, it was realized to include more character like cell structure, nature of wall, nutrition, habitat, reproduction, evolutionary. Correct है? So classification undergo many changes and plant animal kingdom are not constant, are constant. Plant मतलब plantae, animal मतलब animalia. गलत हो गया। Organism included in these kingdom have been changing. Changing मतलब shifting. Both A and C are correct. Option D. The show must go on. रिवीजन ले लो, रिवीजन आ जाओ। रिवीजन ले लो। शाबाश, बहुत बढ़िया। सबसे स्टार्टिंग के जो क्लासिफिकेशन दिए गए, ठीक है, आओ रिवीजन करते हैं। स्टार्टिंग के जो क्लासिफिकेशन दिए गए वो यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे दिए गए, क्योंकि उस टाइम इंसान की जो मूलभूत जरूरतें थी वो फूड, शेल्टर और क्लोथ्स था। ठीक, सबसे पहला साइंटिफिक अप्रोच से जो क्लासिफिकेशन दिया गया वो एरिस्टोटल साहब के द्वारा दिया गया। इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लांट और एनिमल में डिवाइड किया। किस बेसिस पे? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब है जिन चीजों को आप बाहर से देख के बता सको। आप बाहर से देख के बता सकते हो कि किसकी हाइट ज्यादा है। सबसे ज्यादा हाइट ट्री की होगी, सबसे कम हाइट इसकी होगी। इसकी स्टेम ग्रीन होगी और सॉफ्ट होगी, बहुत डेलिकेट होगी। इसमें स्टेम जो होगी थोड़ी लकड़ीदार होगी, वुडी होगी, और इसमें ब्रांचेस ज्यादा होगी। श्रब्स की हाइट हर्ब से ज्यादा होती है। ये इनके एग्जाम्पल है। ठीक है, एनिमल को दो पार्ट में, एनीमा एंड इनेमा, जिसमें कलर जिसका लाल है वो इनेमा है, उसमें आरबीसी प्रेजेंट है। जिसमें नहीं है, आरबीसी एब्सेंट, उसको बोलेंगे एनीमा। टू किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस ने दिया, जो कि सेल वॉल के कॉम्पोजिशन के बेसिस पे नहीं दिया गया था। ये दिया गया था प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। प्लांटे और एनिमेलिया, प्लांटे में प्लांट्स, एनिमेलिया में एनिमल। इनमें वो लोग रखे गए जिनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, इनके अंदर वो लोग रखे गए जिनके अंदर सेल वॉल होती है, जिसमें बेसिकली प्लांट्स आए, बैक्टीरिया आए और फंगस आए, सब में सेल वॉल प्रेजेंट है। यहां टेबल बना रहा था तो यहां कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी। तो यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ये सब मल्टीसेलुलर है। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है। एल्गी मोस्टली मल्टीसेलुलर है, बट क्लोरेला क्लाइमेडोमोनास यूनिसेलुलर है। ठीक,
ये सब ऑटोट्रॉप है। बैक्टीरिया मोस्टली हेट्रोट्रॉप है, कुछ ऑटोट्रॉप्स हैं। फंगस हेट्रोट्रॉप्स हैं। ये सारे यूकैरियोट हैं, बैक्टीरिया आपका प्रोकैरियोट है। तो आपने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, आपने यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म को और प्रोकैरियोट को सबको एक साथ प्लांटे में रख दिया, गुनाह किया। आपने ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप सबको एक साथ प्लांटे में रख दिया, गुनाह किया। आपने मल्टीसेलर एल्गी और यूनिसेलर एल्गी को एक साथ प्लांटे में रख दिया, आपने गुनाह किया। आपने ऑटोट्रॉप हेट्रोट्रॉप को साथ में रख दिया, हालांकि इनकी सेल वॉल के कंपोजिशन में डिफरेंस था। आपने मल्टीसेलुलर एल्गी स्पाइरोगैरा और यूनिसेलुलर एल्गी क्लोरेला क्लैमिडस को साथ में प्लांटे में रख दिया, गुनाह है। कुछ के लिए तो कोई फिट ही नहीं बैठता था। यूग्लिना में सेल वॉल नहीं होती, एनिमल का कैरेक्टर है। यूग्लिना फोटोसिंथेसिस करता है, प्लांट का कैरेक्टर है। बताओ अब कहाँ रखेंगे? ठीक है, आजकल टू इसको प्रोटिस्टा में रखा गया है, वो हम बता देंगे। टू किंगडम सफिशिएंट नहीं था। रियलाइज किया गया कि धीरे धीरे नंबर ऑफ कैरेक्टर बढ़ाइए, पता लगाइए। अगर आप हैबिटेट कंसीडर करते तो और अच्छे सा क्लासिफिकेशन हो जाता। अगर आप ये भी चेक करते कि इनमें किसमें ए सेक्सुअल है किसमें सेक्सुअल है, तो और बेहतर क्लासिफिकेशन होता। अगर आप इसमें ये चेक कर लेते कि ऑटोट्रॉप्स को अलग करो, हेट्रोट्रॉप्स को अलग करो, आप इसमें चेक कर लेते प्रोकैरियोट को अलग करो, यूकैरियोट को अलग करो, आप इन सब के बीच में फाइलोजेनी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी स्टडी कर लेते, तो चीजें और बेहतर हो जाती। थ्री किंगडम हैकल साहब ने दिया, नया आया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्लोरेला क्लैमिडोनास और प्रोटोजोआ का रख दिया। तो ये क्लोरेला क्लैमिडोनास टू किंगडम के अकॉर्डिंग प्लांटे में था, अमीबा पैरामीशियम टू किंगडम के अकॉर्डिंग एनिमेलिया में थे, बट थ्री किंगडम के अकॉर्डिंग ये प्रोटिस्टा में आ गए। तो पहली बार थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन था जो इन सबको एक साथ प्रोटिस्टा के अंदर लेकर आया। फोर किंगडम में नया आपका आया मोनेरा, जिसमें बैक्टीरिया ब्लूग्रीन एल्गी को रखा। कंप्लीट नोट्स, बेहतरीन नोट्स रिवीजन के साथ विथ एनसीईआरटी बूस्टर। ठीक, तो कभी कभी होता है गुस्सा आ जाता है ना। मुझे उस टाइम बहुत गुस्सा आ गया था, ठीक है, बट मुझे ये मालूम था कि क्लास कैंसिल नहीं करनी है। 5-7 मिनट आराम से रिलैक्स रहे, धीरे धीरे काम डाउन, धीरे धीरे चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि 99% जो लोग यहाँ आते हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं, अपना कीमती समय लेकर आते हैं। ठीक है, तो मुझे उनकी फिक्र है और हमेशा से फिक्र रहेगी। तो ये तो आप मान के चलना, क्लास कभी कैंसिल नहीं होगी। भले ही मैं 10 मिनट यहाँ पे थोड़ा देर शांत बैठ जाऊंगा, कंबल डाल के लेट जाऊंगा 15 मिनट, ठीक है, द शो मस्ट गो ऑन। लेकिन तुम भी ध्यान रखा करो यार, है ना। मैं कोई 18-19 साल का नहीं हूँ, बुजुर्ग आदमी हूँ यार, बाल सफ़ेद हो गए मेरे। अगर वहाँ पे थोड़ा सा टेबल में हौच पौच हो जाता और सिर्फ एक ही जगह पर होता जहाँ वो C, है, बाकी जगह देख लो तुम, कहीं पर भी कुछ नहीं आता, कहीं पर भी कुछ नहीं होता। ये देखो, हर जगह एक सिंगल अल्फाबेट लिखा गया है, हर जगह। सिर्फ इतने में ही तो हौच पौच था, शॉर्ट में तुम्हें टेबल बना देता, इतने में तो हौच था, बाकी सब जगह एक एक अल्फाबेट लिखा गया है। तो ऐसे मत किया करो, समझ, पूरा मूड खराब हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढो, मेरा तो यही काम है। टेबल बनी, शायद ईश्वर ने हमारे लिए यही लिखा होगा कि दो चार वहां पे भसड़ मचाएं और सब गुस्सा करें और फिर टेबल बना दे। तो हर चीज में अच्छा है, नीट एंड क्लीन और बेटर वर्जन है उसका, अच्छा ही है। पॉजिटिविटी ढूंढो। रिवीजन प्लानर ले लो, रिवीजन प्लानर फॉलो करते रहना। इसकी इंपॉर्टेंस वो समझ रहा होगा जिसने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए और उसे अभी भी लगता है कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ तो कल ही पढ़ा था। और कमेंट करके जरूर बताना चैप्टर का पहला लेक्चर कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। नहीं तो वो 2-4 जो है ना भेड़िए, वो कमेंट करेंगे फिर। ठीक है, फिर मैं उनका सब्सक्रिप्शन कैंसिल नहीं करना चाहता, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, ताकत का गलत इस्तेमाल करना। सब्सक्रिप्शन हमने कभी किसी का कैंसिल नहीं कराया। 2-4 लुकों का कमेंट सेक्शन ब्लॉक करवा देता हूँ मैं 1 महीने के लिए बस। समझ लो कि कमेंट सेक्शन ब्लॉक करो, सब्सक्रिप्शन कैंसिल नहीं करना, छोटे बच्चे। आज है फ्राइडे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लेना, ठीक है, 45 मिनट। एनसीईआरटी उतना ही पढ़ना जितना बताया है, ठीक, प्लस टेक्सोनोमिक कैटेगरी पूरा का पूरा एनसीईआरटी से पढ़ना, ठीक है, 35 मिनट।
ठीक है, मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना। भाई फिर आएगा। थैंक यू।